नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडो रशियन फर्म ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस बात को कंफर्म किया है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के निर्माण का कार्य पुरजोर पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट 2024 के अंत में हो सकती है। ब्रह्मोस एनजी एयर लॉन्च वेरिएंट होगा और इसका वजन 1.5 टन का होगा, जिसे कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा और तेजस मार्क 1A 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुखोई 30 MKI 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को ले जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम चल रहा है, जिसे कि ब्रह्मोस 2K कहा जाता है, लेकिन इसमें रशिया की भागीदारी नहीं होगी क्योंकि डीआरडीओ खुद अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को तैयार कर रहा है, जो कि 2025 तक तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म रेडॉन सिस्टम ने एक मल्टीपर्पज टेथर ड्रोन को तैयार किया है, जिसका नाम है पहरा। इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 10 घंटे का है और इसकी ऑपरेटिंग हाइट है 300 फीट की। आपको बता दें कि इसे लो एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस सर्विलांस मिशन के तौर पर डिजाइन किया गया है और ये केवल कंबाइनिंग ग्राउंड पावर से कनेक्ट है और इसमें फाइबर ऑप्टिक डेटा लिंक के लिए लगाया गया है। साथ ही इसमें जायरो स्टेबलाइज्ड कैमरा पेलोड, जो कि इंटीग्रेटेड इमेज रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस डिटेक्शन और ट्रैकिंग क्षमता के साथ है और ये जो ड्रोन है वो जीपीएस डिनाइड वातावरण में भी काम कर सकता है। साथ ही साथ ये हैक प्रूफ भी है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकता है, खास करके फॉरवर्ड बेसिस के जरिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पेंटागन को एक एप्लीकेशन भेजी गई है, जिसमें कि उन्होंने जेट इंजन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए इस एप्लीकेशन को भेजा है, ताकि इस इंजन को संयुक्त रूप से बनाया जा सके। और ये इंजन 98 किलोन्यूटन बेस लाइन F414 इंजन होगा, जिसे कि 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। इसके अलावा इसके कोर को भी अपग्रेड किया जाएगा और इसे 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक ले जाया जाएगा, ताकि ये इंडियन एयरफोर्स के EMC 5th जनरेशन फाइटर जेट और इंडियन नेवी के TEDBF 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट को पावर देगा। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस प्रपोजल को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत में कम से कम 400 इंजनों की शुरुआती डील करना चाहता है और बाद में 1000 इंजनों को भारत में स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड के ALS ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया। कहा यह जा रहा है कि यह घटना तब की है जब इंडियन कोस्ट गार्ड के पायलट हेलीकॉप्टर का परीक्षण कर रहे थे। चॉपर करीबन 25 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसे जबरन लैंडिंग करनी पड़ी। इंडियन कोस्ट गार्ड ALS ध्रुव बेड़े के संचालन को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। हेलीपैड से उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दौरान एक घायल होने की खबर भी सामने आई है। बता दें कि यह विमान बाईं ओर मुड़ा और मेन रनवे के बाईं ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चालक दल सुरक्षित है। विमान के रोटर और एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचा है। भारतीय तटरक्षक बल ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि HAL को एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को नियुक्त करना चाहिए, जो कि इस तरीके के कारणों का पता लगाए कि किस वजह से यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके अलावा एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम को भी HAL को गठित करना चाहिए। इसके अलावा जो भी जिम्मेदार है उसे भी सेवाओं से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर पर बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर ऐसी दुर्घटना होती रहेंगी तो ये भारत और भारत के जो हथियार निर्यात है उनमें एक बड़ा प्रभाव डालेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि म्यांमार सेना के द्वारा पिछले 24 घंटे में पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस पर 4 हवाई हमले किए गए हैं और ये हमले भारत म्यांमार सीमा के गांव के पास में किए गए। आपको बता दें कि म्यांमार में पिछले हफ्ते 3 बौद्ध भिक्षुओं सहित कम से कम 22 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि सैन्य शासन के जो विरोधी हैं उन्होंने इन नागरिकों का नरसंहार किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जो रिपोर्ट रक्षा पर संसदीय समिति को भेजी है उसके अनुसार भारत अपने बैंकिंग सिस्टम पर चल रहे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रशिया से अतिरिक्त सुखोई Su-30 MKI विमान प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है। दोस्तों, ये भी बातें सामने आई हैं कि भारतीय वायुसेना अब उस बजट को कम करने का इरादा रखती है जो अक्सर रूस से उपकरणों की खरीद के लिए अलग से रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, Su-30 MKI की फ्लीट को ऑपरेशनल रखने के लिए भारत इसके अधिक से अधिक कंपोनेंट्स को स्थानीय स्तर पर बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने 2002 के बाद से दुर्घटनाओं में खोए 10 फाइटर जेटों को बदलने के लिए 12 Su-30 MKI खरीदने की बात कही थी और अन्य 2 Su-30 MKI विमानों को 2 फाइटर जेट से बदलने की बात कही थी, ताकि इनका इस्तेमाल एक टेस्ट बेड के तौर पर किया जा सके एयरबॉर्न वेपन्स प्रोग्राम जैसे कि अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और रुद्रम 1, रुद्रम 2 और 3 और ब्रह्मोस A के परीक्षण के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने आज सुबह 9 बजे LVM-3 रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है
और इस लॉन्च के सफल होने के बाद इसरो प्रमुख ने इसका श्रेय LVM-3 रॉकेट को दिया। उन्होंने कहा कि LVM-3 रॉकेट गगनयान के लिए काफी अनुकूल है। इसने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सफलता को हासिल करने के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने कहा कि LVM-3 रॉकेट में गगनयान मिशन के लिए जरूरी लॉन्चरों की तरह ही S200 मोटर्स लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि LVM-3M3 में S200 मोटर्स भी हैं, जिन्हें की बढ़े हुए मार्जिन और विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। ये गगनयान कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफी अनुकूल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साल भर से ज्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच जंग को, और ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा पुतिन ने बताया कि ये फैसला न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका ने कई देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं और अब रशिया भी ऐसा करेगा। रूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर नाटो को चेतावनी भी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो यूक्रेन को हथियार देंगे उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के फैसले पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रशिया भले ही न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं है कि रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।